हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल, वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर दें। कायद आज़म पर हमने कल खान साहब की वीडियो की थी, आज एक नई वीडियो आई 5 रीजन जिन्ना आवाज दा बिगेस्ट हिपोक्रेट। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर हम रिएक्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों आज के वीडियो में हम मोहम्मद अली जिन्ना का कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मोहम्मद अली जिन्ना इतना ग्रेट लीडर था, महान नेता था जितना कि उसे पाकिस्तान में बताया जाता है, या फिर कि वो एक झूठा, दोगला और पाखंडी किस्म का आदमी था। इस वीडियो में मैं आपको 5-6 कारण बताऊंगा जिनसे क्लियरली प्रूव हो जाएगा कि वो एक झूठा, दोगला और पाखंडी किस्म का आदमी था। ही वॉज नथिंग बट अ हिपोक्रेट एंड अ बैकस्टैबर। और ये जो कारण मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, व्यक्तिगत राय नहीं है, ओपिनियन नहीं है। ये फैक्ट्स हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं 3 किताबों से, जिनमें से 2 किताबें खुद मोहम्मद अली जिन्ना के एक बहुत करीबी दोस्त और ऑफिशियल बायोग्राफर हेक्टर बोलिथो ने लिखी हैं, और एक किताब स्टीवन वॉलबर्ट ने लिखी है जिसका नाम है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों इससे पहले हम कारणों की तरफ जाएं, जल्दी से मोहम्मद अली जिन्ना की एक स्केची तौर पे बायोग्राफी देख लेते हैं। 1876 में कराची की वजीर मेंशन में मीठी भाई पूंजा और जिन्ना भाई पूंजा के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है जिसको नाम दिया जाता है मोहम्मद अली। दोस्तों मोहम्मद अली मुसलमान नाम नहीं है। मोहम्मद अली बन गया जब जिन्ना के पिताजी ने इस्लाम में कन्वर्जन कर लिया था बाद में चल के। इसका मतलब यह है कि जिन्ना जो है वो फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम थे। जन्म के 16 साल बाद 1892 में जिन्ना को लंदन भेज दिया जाता है उनके पिताजी के बिजनेस पार्टनर के पास इंटर्नशिप करने के लिए। जिन्ना का इंटर्नशिप में मन नहीं लगता और वो जाके लिंकन सिंह में लॉ की पढ़ाई का एडमिशन ले लेता है। जिन्ना ने बाद में अपने काफी बयानों और इंटरव्यू में कहा कि वो लिंकन सिंह में इसलिए गया था क्योंकि उसने वहां की एंट्रेंस पे देखा कि प्रॉफेट मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स। जो बात झूठ है, लिंकन सिंह की एंट्रेंस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, और ये बात खुद एक्टर बोलितो ने कंफर्म की। इसी टाइम के दौरान जब जिन्ना लिंकन सिंह में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसको ब्रिटिश कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार हो गया और ब्रिटिश लिबरलिज्म की तरफ भी वो काफी आकर्षित हो गया। इसी दौरान उसने स्टेज पर एक्टिंग में, थिएटर में एक्टिंग की भी कोशिश की, लेकिन वहां पे नाकाम रहा। 1896-97 में लॉ की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो बॉम्बे आ गया और वहां पे उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1900 में उसको बॉम्बे का मजिस्ट्रेट भी बनाया गया, लेकिन 6 महीने के बाद उसने नौकरी ये कहते हुए छोड़ दी कि 50 रुपए महीने की तनख्वाह बहुत कम है, इतनी तनख्वाह वो रोज कमाना चाहता है। 1904 में बॉम्बे में कांग्रेस की एनुअल मीटिंग के दौरान उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 1913 में मुस्लिम लीग। दोस्तों अब आते हैं उन कारणों की तरफ जिनसे सिद्ध होता है कि जिन्ना एक पाखंडी किस्म का आदमी था। इनमें सबसे पहला कारण है कि जिन्ना खुद एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था और उसने अपने आप को मुसलमानों का लीडर बनाया, अपने आप को एक सच्चे मुसलमान के तौर पे पेश किया। दोस्तों जिन्ना सुअर का मांस खाता था जो कि इस्लाम के खिलाफ है। हेक्टर बोलिथो के अनुसार जिन्ना का फेवरेट फूड था हैमबर्गर, जिसमें कि सुअर का मांस होता है। जिन्ना शराब भी पीता था, यह बात कोई ढकी छुपी नहीं है, और शराब पीना भी इस्लाम के खिलाफ है। जिन्ना ने एक नॉन मुस्लिम पारसी लड़की से शादी करी, वो भी इस्लाम के खिलाफ है, और वो उसको इस्लाम की टीचिंग्स देने में भी नाकाम रहा। जिन्ना 5 वक्त तो छोड़ो, 1 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता था। ये बात खुद हेक्टर बोलिथो ने कही है, और जो उसने नमाज पढ़नी शुरू की वो पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। जिन्ना ने अपनी जिंदगी में एक बार भी हज नहीं किया, जबकि वो हज करने में पूरी तरह सक्षम था। अगर ऐसा है कि कोई आदमी हज करने में सक्षम है और अपनी जिंदगी में हज नहीं करता, ये बात इस्लाम के खिलाफ बताई गई है। दोस्तों ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इनसे साफ सिद्ध होता है कि जिन्ना एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, फिर भी उसने अपने आप को एक सच्चे मुसलमान नेता के तौर पे पेश किया, एक कट्टरवादी मुसलमान नेता के तौर पे पेश किया। बाद में चल के वो शेरवानी पहनने लगा और पूरे मुसलमानों की वेशभूषा में आ गया। दोस्तों स्टीवन वॉलबर्ट ने अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में ये बातें क्लियरली लिखी हैं कि जिन्ना सुअर का मांस खाता था, शराब पीता था, नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन इन चीजों को दबाने के लिए ये बातें किताब में से हटा दी जाएं, इसके लिए स्टीवन वॉलबर्ट के ऊपर काफी दबाव डाला गया था जियाउल हक द्वारा। जियाउल हक और पाकिस्तान आर्मी ने स्टीवन वॉलबर्ट को पैसों की पेशकश की थी और यह भी कहा था कि अगर ये बातें वो किताब से निकाल दें तो उनकी किताबें पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी कर दी जाएंगी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन स्टीवन वॉलबर्ट इस बात पर राजी नहीं हुए, सेंसरशिप के लिए राजी नहीं हुए। इस किताब को छपने के बाद जियाउल हक के लोगों ने जिन्ना की बेटी जो लंदन में रह रही थी, डीना वाडिया, उनको भी अप्रोच किया और उसके ऊपर भी दबाव डाला कि वो एक सार्वजनिक बयान दे और इन बातों को डिनाई करे। जब दीना वाडिया ने कहा कि ये बातें सच हैं और उनको डिनाई नहीं करेंगी, तो उनको भी धमकियां दी गई थी जान से मारने की, उनके और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। दोस्तों अगर स्टीवन वॉलबर्ट की बात ना भी करें, अगर हम बात करें फातिमा जिन्ना, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की बहनी नहीं उसकी हमसाया भी बोली जाती हैं, उन्होंने भी जिन्ना की मौत के बाद एक किताब लिखी थी माई ब्रदर, जो पाकिस्तान में बैन हो गई। उस किताब में भी इन बातों की पुष्टि की गई थी कि जिन्ना नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, वो शराब पीता था, सुअर का मांस खाता था, नमाज भी नहीं पढ़ता था और उसने जिंदगी में एक बार भी हज नहीं किया। दोस्तों दूसरा रीजन जिससे जिन्ना का पाखंड क्लियरली उजागर होता है, उसकी हिपोक्रेसी क्लियरली उजागर होती है, वो है
कि जिन्ना ने खुद एक पारसी लड़की से शादी की, लेकिन जब जिन्ना की बेटी ने ऐसा करना चाहा तो उसने अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। दोस्तों ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जिन्ना ने एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी की जिसका नाम था रतनबाई। रतनबाई एक पारसी लड़की थी और बॉम्बे की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पारसी फैमिली को बिलोंग करती थी। बॉम्बे की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लोग जो थे, जो जिन्ना के दोस्त थे, वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे और वो चाहते थे कि जिन्ना मुस्लिम लड़की से ही शादी करें। लेकिन जिन्ना ने सबका विरोध करते हुए रतनबाई से शादी की। लेकिन आगे चल के जब जिन्ना की खुद की बेटी डीना जिन्ना ने एक नॉन मुस्लिम लड़के से, जो पारसी था, नवील वादिया, उससे शादी करनी चाहिए, तो जिन्ना ने अपने सारे रिश्ते डीना से तोड़ दिए। आगे चल के डीना बताती हैं कि उनके रिश्ते कभी जिन्ना से नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन बातचीत खतों के जरिए चालू हुई जब जिन्ना लगभग अपने डेथ बेड पे थे, मौत के करीब थे। दोस्तों हिपोक्रेसी का, पाखंडता का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि खुद तो उसने एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी की, लेकिन जब बेटी ने खुद ऐसा करना चाहा तो उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। दोस्तों तीसरा कारण है कि जिन्ना ने हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की। आजादी के बाद कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के बीच सहमति से यह फैसला हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान में जा सकती हैं और जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान में आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी जो उन प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, रूलर्स थे, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना था। जिन्ना इस समझौते पे हस्ताक्षर करने के बाद मुकर गया और उसने कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने की पूरी कोशिश की। ये कोशिश उसने तब की जब उसने जोधपुर, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, जो कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स थी, उनको पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की, उनके राजाओं से संपर्क किया और उनके ऊपर दबाव बनाया कि वो पाकिस्तान के फेवर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दें। इनमें से जोधपुर प्रिंसली स्टेट, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थी, वो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी और उसका रूलर राजा भी हिंदू ही था। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने, जिन्ना ने जोधपुर के राजा को अप्रोच किया और उसके ऊपर दबाव बनाया, पैसों की भी पेशकश की कि वो पाकिस्तान में एक्सीड कर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों ऐसी एक हिंदू मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट थी जूनागढ़। जूनागढ़ एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन जो इसका राजा था, रूलर था, वो एक मुसलमान था। हिंदू मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी जिन्ना ने जूनागढ़ के राजा को कन्विंस कर लिया कि वो पाकिस्तान में एक्सीड कर जाएं और सितंबर 1947 में जूनागढ़ के रूलर के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने पर्सनली जिन्ना को पाकिस्तान में जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डिलीवर किया था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि जूनागढ़ के अंडर दो और स्टेट्स आती थी जिनका नाम था मंगरोल और बाबरियावाड़। इन दोनों स्टेट्स ने जूनागढ़ के इस फैसले का विरोध करते हुए जूनागढ़ से अपनी स्वाधीनता डिक्लेयर कर दी, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। मंगरोल और बाबरियावाड़ का यह फैसला जिन्ना को हजम नहीं हुआ और उसने जूनागढ़ की आर्मी को आदेश दिया कि वो इन दोनों स्टेट्स की घेराबंदी कर लें। जब इन दोनों स्टेट्स की जूनागढ़ की आर्मी ने घेराबंदी कर ली, तब इंडियन आर्मी को एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने जूनागढ़ के ऊपर हमला बोल के इस घेराबंदी को हटाया। यही वो टाइम था जब जूनागढ़ का राजा अपनी सारी रानियों को छोड़ के पाकिस्तान नंगे पैर भाग गया और उसका दीवान शाहनवाज भुट्टो भी पाकिस्तान भाग गया और जिन्ना की शरण में जाके बैठ गया। ये वही शाहनवाज भुट्टो है दोस्तों, जिसका खानदान आगे चल के पाकिस्तान में इन्फ्लुएंशियल भुट्टो खानदान बना। दोस्तों ये जो जिन्ना की हरकतें थी कि वो समझौता करने के बाद उनसे मुकर जाता था, इन्हीं हरकतों की वजह से कई हिस्टोरियंस ने जिन्ना को एक हिपोक्रेट बताया है। उनका यह कहना है कि जिन्ना का मकसद सिर्फ इंडिया को परेशान करना था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कभी भी नहीं करता। दोस्तों चौथा कारण है कि जिन्ना ने बंगालियों की पीठ में छुरा भोंका, उनको बैक स्टैब किया। दोस्तों पाकिस्तान बनने का बहुत बड़ा कारण था कि जिन्ना को बंगाली मुसलमानों की भी सपोर्ट मिली। दोस्तों आज का बांग्लादेश, जिसको आजादी से पहले ईस्ट बंगाल बोला जाता था, वहां के मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन किया और यही कारण था कि अंग्रेज भी इस बात पे राजी हो गए कि पाकिस्तान बने, इंडिया का पार्टीशन हो। अगर ये बंगाली मुसलमान जिन्ना को सपोर्ट नहीं करते तो पाकिस्तान बनना नामुमकिन था। लेकिन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनते ही जिन्ना ने 180 डिग्री का टर्न मार लिया और बंगालियों की पीठ में छुरा भोंक दिया। पाकिस्तान बनने के बाद अपनी बची कुची जिंदगी में जिन्ना सिर्फ एक बार ही ईस्ट पाकिस्तान गया था, मार्च 1948 में, और वहां पे उसने 3 लाख लोगों के सामने भाषण देते हुए कहा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, एक ही नेशनल लैंग्वेज होगी। इस नेशनल लैंग्वेज की वजह से देश यूनाइटेड रहेगा, दोनों जो हिस्से हैं पाकिस्तान के वो यूनाइटेड रहेंगे। ये भाषण और पॉलिसी जिन्ना की बंगाली लोगों को पसंद नहीं आई और वहां पे इसका काफी कड़ा विरोध हुआ और जिन्ना की यही बात, यही भाषण आगे चल के 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने का कारण भी बना। दोस्तों आखिरी कारण है कि जिन्ना ने इंडिया के पैसे से ही इंडिया के ऊपर हमला किया। तो पार्टीशन के टाइम पे जब सारी चीजें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही थी, तब ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसकी पहली किस्त जो दी जानी थी वो थी 20 करोड़ रुपए।
ज्यादातर कांग्रेस के नेता इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ नेता इसके विपक्ष में थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात गांधी और नेहरू को बता दी थी कि यह पैसा अगर जिन्ना को और पाकिस्तान को दिया गया तो वो इस पैसे का इस्तेमाल इंडिया के ही खिलाफ करेंगे, और ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, लेकिन जो वहां का राजा था वो हिंदू राजा था, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी में भी नहीं जाना चाह रहा था, वो अपना मन नहीं बना पा रहा था, वो एक इंडिपेंडेंस स्टेट के तौर पे, इंडिपेंडेंस देश के तौर पे रहना चाहता था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी उसने किसी के भी हक में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था। जब महाराजा हरि सिंह ऐसा नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के फेवर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं कर रहा था, तो जिन्ना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और आजादी के 5 दिन बाद यानी कि 20 अगस्त 1947 को उसने पाकिस्तान आर्मी के सिकंदर मिर्जा को यह ऑर्डर दिया कि वो एक ऐसा प्लान बनाए कि कश्मीर पे कब्जा किया जा सके और ऐसा भी ना लगे कि पाकिस्तान आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में या कश्मीर में प्रवेश किया है। जिन्ना के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सिकंदर मिर्जा ने एक ऑपरेशन प्लान किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। इस प्लान के तहत पाकिस्तान आर्मी और वजीरिस्तान की ट्राइबल मिलिशिया, वहां के कबायली जो मिलिशिया थी, जो आतंकवादी थे, ये लोग मिलके कश्मीर की वेशभूषा में कश्मीर में जाएंगे और वहां पे अब एक अपराइजिंग क्रिएट करेंगे जो जिससे कि ऐसा लगे कि ये कश्मीर के ही लोग हैं जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं। ये सब होने के बाद हरि सिंह को जिन्ना की चाल समझ में आ गई और उसने इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि वो उसकी मदद करे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की एक मजबूरी ये थी कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के फेवर में साइन नहीं किया था, इसलिए इंडिया अपनी आर्मी कश्मीर नहीं भेज सकता था। इसीलिए 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के फेवर में साइन कर दिया और इंडिया ने अपनी आर्मी को कश्मीर में डिप्लॉय होने का, वहां जाके पाकिस्तान की आर्मी और कबायलियों से लड़ने का आदेश दे दिया। इंडियन आर्मी ने पुंछ सेक्टर, गिलगित और हिमालय के ऊंचे इलाकों में पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह डिफीट कर दिया था और वो कारगिल की तरफ बढ़ रही थी जब उनको सप्लाई प्रॉब्लम्स की वजह से रुकना पड़ा। सप्लाई रिवाइव होने के बाद इंडियन आर्मी ने जोजिला पास और द्रास सेक्टर को भी पूरी तरह अपने कब्जे में दोबारा ले लिया था, लेकिन यूएन ने इंटरफेरेंस कर दी और 5 जनवरी 1949 को सीज फायर घोषित कर दिया गया। जब सीज फायर घोषित हुआ तब तक इंडियन आर्मी 2/3 कश्मीर वापस कब्जे में ले चुकी थी, लेकिन 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के ही कब्जे में रह गया, जिसको आज की डेट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनसे साफ सिद्ध होता है कि जिन्ना एक झूठा, दोगला, मक्कार और पाखंडी किस्म का आदमी था। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि जिन्ना एक महान नेता था या फिर एक पाखंडी आदमी था? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय मां भारती, जय हिंद। तो असलम भाई तो चले गए, फिर हमें थोड़ी सी वीडियो पोज करनी पड़ी, पोज करके अब दोबारा करनी पड़ी क्योंकि सारी बात यार इंसान है, काम को न को पड़ जाता है। तो बात हम कर रहे थे कायदे आज़म की निजी लाइफ पर, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने दोनों साथियों से पूछना चाहूँगा कि जब कायदे आज़म की बेटी है इस वक्त कहाँ है? वो बाहर ही है सारी इलामा इकबाल की जितनी मुझे इतला मिली है, मैं गलत है या सच है, अभी तक मैंने इस पर सर्च नहीं किया। इकबाल के नाम बोल रहे हैं, कायदे आज़म इधर ही रहते हैं। मैं कायदे आज़म की बात कर, कायदे आज़म की जो बेटी है ना उसके बारे में मुझे इतला मिली है कि शायद वो इंडिया में है या इंडिया को कह रही है कि मुझे मतलब प्रोसिक्यूशन से बचाएं, इस तरह की मैंने बात सुनी। इस पर मुझे सर्च नहीं है मेरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पहले मुझे पता, मेरे दूसरी माइंड में आ गया था अपनी इंडिया का नाम ले। अच्छा, दूसरी बात कि अगर ये जो इल्ज़ामात हैं अगर ये सच्चे हैं तो इस पर आज तक जो उनकी बेटी है उसने इसकी तरदीद क्यों नहीं की इन इल्ज़ामात की, कि ये क्यों नहीं कहा कि यार ये कायदे आज़म जो है वो गोश्त नहीं खाता था, वो जो मना किया गया है, तो उसने आज तक इसकी तरदीद क्यों नहीं की? अच्छा, ये सोचने वाली बात है ना। मेरा बाप है, मेरा बाप चला गया, मैं मिसाल, मेरा वालिद साहब फौत हो गया, मेरे वालिद साहब में कोई इस तरह कोई बुराई बयान करेगा क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ, मुझे उसका सारा पता होगा, नहीं तो मुझे वालिदा से ज़रूर पता चल गया होगा, ठीक होगा। अगर मैं छोटा भी हूँ फिर भी मुझे उनकी तमाम आदात का पता था। अगर कोई आदमी उसको खड़ा होकर ये कहता है कि यार तुम्हारे वालिद में ये बुराई थी, ये करता था, तो इसका मतलब है कि अगर वो उसमें नहीं थी तो वो उस पर बोहतान लगा रहे, तो मैं ज़रूर उसकी तरदीद करूँगा, उसको झूठा कहूँगा कि यार तुम गलत बोल रहे हो, मेरे वालिद साहब ने ये काम कभी भी नहीं किया, ये तुम सरासर उस पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हो। आज तक कायदे आज़म की बेटी ने मुझे लॉजिकली समझाना कि उस इन बातों की तरदीद क्यों नहीं की कि
क़ायद आज़म शराब पीता था कि नहीं पीता था, क़ायद आज़म वो उसका गोश्त खाता था कि नहीं खाता था, उसने आज तक इसको झूठा क्यों नहीं कहा इस इल्ज़ाम में। ठीक है, ठीक हो गया। एक फॉर एग्जांपल कहते हैं कि सच है आपके कहने मुताबिक, ठीक हो गया, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही इन इंडियंस को क्या ज़रूरत हमारे कैद के बारे में बात करने की, वो या अगर मौजूदा होते तो फिर तो कुछ समझ में आती है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान क्या बात है कि आप तो मैं आप वो बात करने लगा जो मैं नहीं करना चाह रहा था, मुझे मजबूर कर दिया रहमतुल्लाह। आप तो पर्सनली तौर पे गांधी साहब को कहते रहे, महात्मा गांधी को, कि इनको तो कपड़े नहीं मिलते थे, इनको किसी ने सिला कर नहीं दी है, इनके पास कपड़े नहीं था, इतने ये गरीब थे। मेरी जुबान सुना, मेरी से आप सब ने वीडियो जब कल एक मिनट कल वीडियो जब हाँ इतनी तारीफ सब ने की थी, कल जब वीडियो क़ायद आज़म पर ख़त्म हुई थी उस वक्त हमारी बहस हुई थी, बाद में वीडियो के बाद भी, तो उस वक्त आप सब ने कहा था कि गांधी साहब ठीक थे, मतलब कि वो मतलब कि थोड़ा सा ये चाहते लड़ाई झगड़ा ना हो, फसादात ना पड़े, तो सुलह सफाई से ये मामला हल हो, ये आपने उनकी तारीफ की थी। लेकिन आपने साथ में उनकी ये भी बुराई की थी, उनको तो वालिदा ने वालिद ने या उनके इंडिया के पास या इंडिया के लोगों के पास इतना कपड़ा नहीं था कुछ कमीज सिलवा कर दे देते। मैंने नहीं की थी, दूसरों ने की थी, मेरे घर जुबान सुना तो फिर मैंने की थी, मैंने तो नहीं की, शायद किसी ने की थी। अच्छा वो मेरी बात सुने, वो ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं, वो एक नॉर्मल सी बात है। ये बहुत बड़ी बात है जो कहते हैं वो मुसलमान हो पर उस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वो मैंने उसकी स्पीच है मैंने बुक्स में पढ़ी है, उनकी जो लिखी हुई है, वो इल्जाम लग गया उसकी बेटी की। मुझे ये बता उनकी बेटी की तरदीद क्यों नहीं आई? बात तो मेरी सुन, आप वो चले गया हिस्ट्री में स्टेट बैंक में कहा था मुसलमान पठान सिंधी बलोच फलां 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 फलां, वो मुझे सारी उनकी बातें याद है। उन्होंने कहा कि जब मैं जाने लगा मैंने ये सब कुछ इसलिए की, जब मैं दुनिया से जाने जाऊंगा ना अपने अल्लाह के पास हाजिर होऊंगा तो वो मेरा अल्लाह मुझसे कहेगा कि जनाब तुमने अपनी जो ना अपना हक अदा कर दिया है। अगर वो मुसलमान होकर इस जज्बे से इस ईमान से अपने खुदा पर यकीन रखते थे और बात मुसलमान तो वो थे, तो वो तो वीडियो में भी कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की, पहले तो वो नमाज भी नहीं पढ़ते। क्या हर वक्त उसके ऊपर खड़े रहते थे नमाज? तुम हर वक्त उसके ऊपर खड़े होते थे कि पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? जब जितनी ईमान की बातें करता है, ईमान की बातें जितनी, एक मिनट, जितना शराबी ईमान की बातें करता, तुम्हारी सोच नहीं शराबियों के पास बैठना, कभी शराबी तो अपने आप को वली समझते हैं, कभी बैठने। एक मिनट मुझे सबूत देने दो तुम्हें, तुम तो बच्चे हो भाई, मैंने शराबी के पास बैठा हूँ, महफिलों में बैठा हूँ, मैंने खुद और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन मैंने जब भी कभी वो शराब पी रहे होते, शराब में शिकार रहे होते थे, वो मुसलमान ही है, आप कहते मुसलमान हराम नहीं करता, शराब हराम ही है, शराब हराम ही है जो मुसलमान पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं। जब खुद बना जब वो महफिल लगी होती ना उनकी मैं खाने में, जब वो पी रहे होते हैं शराब, मैं कभी कभार मेरा चक्कर लग जाए तो मैं बैठा हूँ, तो मैं अगर उनको कहता हूँ यार ये बुरी बात है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप इससे होश आवाज़ खो बैठेंगे, फिर आप गालियाँ बकना शुरू कर देंगे। वो कहते हैं तुम तो कौन हम शराब पीते हैं, हम तो गम बुलाने के लिए करते हैं, हमको किसी की दी बहन को जो इज्जत तो नहीं लूट रहा है। तो इस तरह के लॉजिक देना शुरू कर देते हैं कि मैं तो हैरान रह, फिर इस तरह कहते हैं कि फिर कहते हैं कि इस्लाम जब तक नहीं था, जब इस्लाम था भी तो बाद में मना की है शराब, पहले मना नहीं थी, पहले सहाबा भी पीते थे। इस तरह का लॉजिक देना शुरू करते हैं जिस तरह वलीउल्लाह ये है, फिर इस तरह कहते हैं कि हम किसी की दी बहन की इज्जत तो नहीं खराब कर रहे। हम शराब, एक मिनट है मुझे बोलने दे, पूरी बात करें, तुम कह रहे हो शराबी बंदा जो है ना वो अपने आप को वलीउल्लाह समझता है, उसके पास कभी बैठना अल्लाह का पैगंबर खुदा न खास्ता अल्लाह का बड़ा बुरगुज़ीदा बंदा समझता, उसके पास कभी महफिल करना। अच्छा वही बात है, इससे साबित होता है कि वो शराब पीते थे, इसलिए वो इतनी ज़्यादा ईमान की बात। और उनको ये भी था कि मैंने मुसलमानों को पीने तक बात मानने में आ जाती है, ठीक है पीते हराम है शराब, हाँ वो तो है, वो गोश्त लाल है यार बात इसका मतलब शराब अगर पी सकते हैं तो चांस से ज्यादा वो भी खा सकते हो। वो नहीं खा, वो तुम साथ थे कोई मुसलमान, वो यार मुसलमान खाते हैं, खोता खाते हैं, वो खोता खिलाते हैं, खाते हैं खोता, वो ठीक, वो उससे गधा खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, तो मुसलमान वो इतना बुरा है कि उसका कुरान पाक में नाम तक ठीक नहीं है, जो वो लेगा उसको भी गुनाह है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता यार, मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की क्या लॉजिक है। एक शराब हराम है, पीते हैं, पीते होंगे, गोश्त भी हराम है, फिर नहीं खाते होंगे, नहीं खाते होंगे। आपको पता होता नहीं बात, मेरी बात सुनो, शराब पीना, मेरी बात सुनो, अब मैंने पी ली है ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, 40 दिन में
उसका जिक्र है 40 दिन जो है यार नमाज नहीं वो होती, ठीक है, इस वो तरह कहते नहीं मानते नहीं गुनाह हो। है। लेकिन मैं मान ये तो जो रहा है हूं, ना, मैं ये आप कहता जिसका हूं कि गोश्त उसमें बोल बड़ा रहे हैं। फर्क है दोनों में। यार मेरा तो आपका दिल नहीं मानता है, शराब तो हमारे बड़े बड़े सियासतदान वो पीते, पीते बड़े हैं, बड़े बिल्कुल ऑफिसर पीते हैं। आपको यार पता है। दवाइयों में जूस होती है, लेकिन ये जो उसका जो गोश्त है वो किस दवा तुम में कैसे use इसको होता है? रद्द करोगे? किसको? उनकी बुक्स है मेरे पास पढ़ी जाकर, मैं तुम्हें लिंक दूंगा, उनको मैं पढ़ना जिना पर लिखी हुई हैं। उनके दोस्त हैं, मुझे लिंक मिले हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं तुम्हें वो भेजूंगा। उधर चले 1 2 4 हवाले मिल के झूठे ही होंगे, तुम उसको रद्द करने के लिए एक हवाला लाओ। मेरी बात, लिखने वाले कौन है? बंदे ही है ना। दोस्त की वो बात करे, दोस्त कौन होते हैं? कौन दोस्त है? दोस्त ही दूसरे का। यार रहमत, तुम सारी बातें छोड़ो, बाहर में जाए दोस्त, बाहर में जाए उसकी बेटी, तुम मुझे उसके खिलाफ सिर्फ एक हवाला लाना कि वो खाते थे नहीं खाते थे, इस पर साबित करना किसी बुक में मुझे लिखा है। यार, चैलेंज मेरी करता हूं। बात अच्छा मेरी है ना, छोटी- तो यार हवा में नहीं है, बुक में दिखाओ, यही नेट पर दिखाओ, मैंने किसी आज- उसकी बेटी से बताओ। यार क्या मैं बता दूं, मुझे मैं फिर बता गुस्सा आ जाता, मुझे दिल कहता मैं तुम्हें खुद को मारूं दीवार में या मेरी अपने बात आप को सुने। मारूं। मैंने आज तक कभी ये किसी सिक्का चीज को नहीं- रद्द करने- आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना। आज किसी मैंने- चीज को रद्द करने के सबूत होते हैं, 2 सबूत। मैंने पहले ये सुने नहीं, ये अभी मैं वो ही कह रहा हूँ। चलो तुम्हें 10 दिन का दिन है, फिर इस पर वीडियो बनाएंगे, लाना सबूत। ठीक है, ठीक है ना भैया, हम इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, रहमत सबूत ढूंढेगा कि कायदे हम गोश्त खाते थे उसका कि नहीं खाते थे। अगर इसके वैलिड हुए सबूत तो फिर भी मैं मान जाऊंगा, मैं फिर इसके मुझे बाद पता है बात ही किस नहीं वजह से बक बक करते हैं। मेरी बात सुन एक मिनट। इंडियंस को ज्यादा है, वो देखें कि कायदे आज़म उस वक्त एक प्रोफेशनल, एक अच्छे, उनको तो अंग्रेज भी सल्यूट करते थे, आपको पता है। गांधी भी उसको। और मेरी यार बात एक अकल बात के मेरी अंधे, बात अकल के अंधे, वो तो खान सर ने भी माना था कि वो एक अच्छे प्रोफेशनल तो इसी वजह वकील से थे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो उसकी jealous तारीफ होते भी हैं। की है। वो जेलस jealous होते कि हमारे ओए किसान अकल इतने के तो अंधे, कपड़े पहनने का अकल भी के पता नहीं अंधे, था, वो कुछ वो ना पप्पू नहाते और नहाते छोटू थे। और छोटू बड़ी बात, छोटू। छोटा मुंह बड़ी बात, वो खान सर ने भी माना है कि वो अच्छे वकील थे। खान सर जो बात मान ले कि वो ठीक वो है, सारे आपके- मानते हुए अच्छा वकील था, वो उनकी तारीफ भी कर रहे हैं जो करने वाली है। तो वो इसको झुठला अच्छा सकते तारीफ भला? ठीक है, तारीफ ठीक है, जो उनमें बुराई थी वो नहीं है। वो नहीं थी, वो कभी तुम ये सबूत मान- एक भी ला दो ना, मैं भी बात करना छोड़ दूँ। दूसरी बात अब आ गई स्टेट्स पर। उन्होंने कहा कि कई ऐसे स्टेट्स थी जो हिंदू राजा महाराजा थे और उनकी मेजॉरिटी जो थी, जिसमें जूनागढ़ है वो भी हिंदू थे, लेकिन कायदे आज़म ने कोशिश की कि वो पाकिस्तान में मिल जाए। भाई मैं इस बात पर इतफाक़ नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर की है। क्योंकि तय ये हुआ था, बाद में जो भी हुआ, पाकिस्तान ने हमला किया, जिसने भी हमला किया, वो बात मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। तय ये हुआ था कि जिस एरिया की मेजॉरिटी मुस्लिम होगी, मतलब कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, वो जब बॉर्डर से भी दूर हो, जिस एरिया में अब जो बांग्लादेश बना था वो पाकिस्तान से कितने हज़ारों किलोमीटर दूर है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बना, पाकिस्तान बना, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की। एग्रीमेंट तय ये हुआ था कि जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी वो मुसलमान पाकिस्तान के हिस्सा होंगे वो इलाके, और जहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी होगी वो हिंदुस्तान के हिस्सा होंगे, हिंदुओं के इंडिया के हिस्सा होंगे। अब जो कश्मीर था ना, अब ये मेरे इंडियन भाई कहेंगे कि नहीं यार वो तो फला पाकिस्तान इन्वेड कर दिया, ये वो मैं बात नहीं कर, किसने इन्वेड किया किसने क्या, वो स्टोरी में छेड़ नहीं रहा। मैं पहले के बात कर रहा हूँ कि तय ये हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान के होंगे, तो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ भी मिलती थी। तो वो जो कश्मीर था ना, इस लिहाज से देखा जाए तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। पहली बात, पाकिस्तान को फिर नहीं मिला, इधर 2 नंबरी हुई। पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला? वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि राजा हरी सिंह ने जाके साइन ऑफ एक्सेशन कर लिया या स्टैंड स्टील मुआहदा कर लिया। ये सब जानते हैं स्टैंड स्टील मुआहदा था कि मैं ना इंडिया के साथ अभी मिल रहा हूँ ना पाकिस्तान के साथ मिल रहा हूँ, मुझे सिर्फ अभी इंडिया सिक्योरिटी दे, क्योंकि पाकिस्तान ने मुझ पर धावा बोला है, मैं अभी तक नहीं कर रहा। ये सबको पता, ये हकीकत बात है। किसी के पास है इसका बहुत सबूत के उसने स्टैंड स्टील मुआहदा नहीं किया था, ये झूठ है, तो मुझे दिखा दें, ऐसी बात है। मतलब ये है कि जो हमारी स्टेट होनी चाहिए थी वो नहीं है, मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद भी नहीं है। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। चाहे पाकिस्तान बाद में गलती की, पाकिस्तान ने उस पर इन्वेड किया, लेकिन असूली तौर पर पहली बात पर अगर कायम रहें, वादा जो हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। इसके लिहाज से इंडिया भी यहाँ पर आगे गलत कर रहा था उस पर। अब जो भी हुआ वो तो मामला दूर का चला गया। दूसरी बात आ गई वो जूनागढ़ की, हैदराबाद दक्कन जो है वहाँ भी मुसलमानों की मेजॉरिटी है। जाके हिस्ट्री पे पढ़ना मुझे भी थोड़ा सा शौक है पढ़ने। हैदराबाद दक्कन में मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, वो भी पाकिस्तान के होने चाहिए। इतना दूर बांग्लादेश है, उधर मेजॉरिटी मुसलमानों की, तो उधर पाकिस्तान बन सकता है, तो इधर क्यों नहीं जो बॉर्डर के साथ है? इसका मतलब पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है इस मामले में।
पाकिस्तान में बात गलती की, पाकिस्तान इन्वेड किया कश्मीर को, ये गलती तस्लीम करते हैं, लेकिन असूली तौर पर देखा जाए अब जो कहेगा कि ये यूएन के रेजोल्यूशन, जो पहली रेजोल्यूशन, पहला एग्रीमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान को हुआ था, जहाँ जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी, इसके लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था कश्मीर, जो कि नहीं है। अच्छा, बात अब करते हैं इधर आकर पाकिस्तान नहीं झूठा, इधर आकर पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। ये बात जो बात सच है वो माननी चाहिए। अब जो हालात बाद में बने हैं, पाकिस्तान इन्वेड किया, इंडिया के साथ साइन ऑफ एक्सेशन हुआ कि नहीं हुआ, स्टैंड स्टिल मुआहदा हुआ कि नहीं हुआ, वो बाद की बातें हैं। हरी सिंह ने क्या किया, क्या उसने जाकर उधर एक्सेशन किया, क्या किया, ये रब जानता है या वो जानता है। लेकिन पहला जो कानून था, पहली जो बात थी, उस पर कायम रहा, तो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था कश्मीर। भैया अभिनंदन को भी मौका दें, बोले भाई आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। आप नहीं बोलना चाहते क्या आज़म खाता था कि नहीं खाता था? आप मैं रुखसार भाई बात पता क्या चीख के बोल रहे हैं या हौसले में रह के बोल रहे हैं, मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि उस टाइम मैंने सुना, बड़ों से सुना है, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैंने तो देखा नहीं, मैंने तस्वीरों में देखा, वो कहते थे वो इंग्लिश बोलता था, उर्दू बहुत कम बोलता था, लेकिन जिन लोगों को नहीं भी समझ आती थी ना, वो भी बोलते थे भाई ये जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है। लेकिन उसने ये भी बोला था ना कि मैं इनका सियासी लीडर हूँ, मजहबी लीडर नहीं हूँ। इस पर फिर क्या कह रहे? यार मुझे ये बताओ, चले ये मेरा चैलेंज हो गया रहमतुल्लाह के साथ। रहमतुल्लाह मुझे सिर्फ एक हवाला लाकर दिखा दे किसी बुक से, ठीक हो गया, किसी बुक से, और बुक हो किस अंग्रेज की, क्योंकि ना इंडिया की किसी बुक का आपने मानी ना पाकिस्तान की मानी। पाकिस्तान बुक मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, ये ज़हन में रखना, क्योंकि जनरल ज़ियाउल के बाज़ोरे ताकत ये चीज़ें चेंज की थी। पाकिस्तान की जिस तरह उन्होंने बुक्स का हवाला दिया ना, मेरे पास बुक्स आई हैं इंग्लिश राइटर की बुक हो किसी की, या इंग्लिश राइटर या किसी वीडियो, मैं मानूंगा ना पाकिस्तान की मानूंगा ना इंडिया की मानूंगा, ये ज़हन रखना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।